सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सही पढ़ना ज़रूरी होता है और वो हमें मिलता है PYQ से। सो हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग विद श्री। आज हम 2011 यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेजेस इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। यानी कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता शुरू करता है, वह कहा जाता है। इसके ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदन प्रणोद अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था। एक साइंटिस्ट थे प्याजे, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी थी जो हम देख रहे हैं। उन्होंने पहली स्टेज दी थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए थी। दूसरी उन्होंने दी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए थी। तीसरी उन्होंने दी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए थी। और फॉर्मल स्टेज, जो कि 12 वर्ष और उससे अधिक बच्चों के लिए थी। सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने कहा था कि बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, वह सिर्फ अपनी इंद्रियों से सीखता है। यानी कि अगर आप उसका खिलौना छुपा देंगे तो उसे पहले लगेगा कि वो गायब हो गया है और फिर वो उसको ढूंढेगा। प्री ऑपरेशन में होता है कि बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, यानी कि वो उसे नहीं पता होता, अगर आप उसको 2 ग्लास देंगे और बड़े गिलास में पानी कम भी रखेंगे तो भी वो सोचेगा कि बड़े गिलास है तो पानी ज्यादा होगा। तीसरा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चा लॉजिकली तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। पर वो सिर्फ कॉन्क्रीट यानी कि सिर्फ ठोस वस्तु के लिए सोचता है जो रियलिटी में है। वो ये नहीं सोचता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये बच्चे में आता है जब वो 12 वर्ष या उससे अधिक हो जाता है, जो कि है हमारी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका कारण क्या है। और वो इमेजिनेशन करने लग जाता है, यानी कि उसे किसी ठोस वस्तु की जरूरत नहीं होती, वो बिना वस्तु के अस्तित्व के भी उसको सोच लेता है। तो इसमें हमें पूछा बिगिंस टू थिंक, यानी कि बच्चा जब सोचना शुरू ही करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगर अब आपसे पूछे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था कौन से वर्ष से होती है, तो उसका आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर आइडेंटिफाइड बाय। यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या प्याजे। अभी हमने ऊपर पढ़ा प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी थी, 4। यानी कि उन्होंने 4 स्तरों पे बच्चों को पहचाना था। एरिक्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बच्चों को 8 स्टेजेस में पहचाना था। और जो कोलबर्ग थे उन्होंने बच्चों को 6 स्टेजेस में पहचाना था। स्किनर ने सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, यानी कि ऑपरेंट अनुबंधन। तो इसमें हमें पूछा कि 4 किसने दी थी, तो इसका आंसर होगा प्याजे। इसी से आपके 3 और क्वेश्चन बन जाएंगे कि एरिक्सन की कितनी स्टेजेस थी, तो वो थी 8, कोलबर्ग की 6 और स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, पेरेंट्स शुड प्ले रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। यानी कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक अभिभावक है, पेरेंट है, तो आप अपने बच्चे के लर्निंग में कैसे मदद करेंगे, उनकी अधिगम में कैसे मदद करेंगे, नकारात्मक होकर या निषेधात्मक होकर नहीं। दूसरा प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय होकर, यानी कि उनकी मदद करेंगे, उनको समझेंगे, उनको समझाएंगे। सिंपैथेटिक होकर, संवेदनात्मक होकर, कि उनकी हर गलती को सिर्फ नजरअंदाज करते रहेंगे, उनके प्रति संवेदना जताते रहेंगे नहीं। न्यूट्रल होकर, उदासीन, तो ये भी नहीं। इसका आंसर होगा बी, अग्र सक्रिय होकर, यानी कि हम उनकी मदद करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको समझेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक मतलब जो बच्चा दिमाग से सोचता है, दिमाग का विकास,
यानी कि मेंटल एबिलिटी का विकास, उसके लर्निंग का विकास। प्लेग्राउंड में संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, वहां शारीरिक विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये आंसर ही नहीं होगा। स्कूल और क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाती हैं, बच्चा पढ़ता है, बच्चा अपने पीयर से सीखता है यानी कि दोस्तों से सीखता है। तो वहां क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, यानी कि को डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको शिक्षण के एक संकेत के रूप में बताया जाता है। मैक्सिमम अटेंडेंस इन क्लास, अगर ज्यादा अटेंडेंस होगी तो उससे अधिगम का क्या लेना देना, मोटिवेटेड टीचिंग का क्या लेना देना, तो ये नहीं होगा। रेमेडियल वर्क, उपचारात्मक कार्य हम तब देते हैं जब बच्चा वीक हो, उसको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस उसे दी जाती हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी मदद की जाती है, उसको कहते हैं हम रेमेडियल वर्क यानी कि उपचारात्मक कार्य। तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक्टिव लर्निंग करेगा, ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा क्लासरूम में, और उससे टीचिंग भी क्या होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसका आंसर होगा सी। पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा तो ना बच्चा कुछ सीखेगा, आपसे उसको पढ़ाते रहेंगे, तो इससे उसका अधिगम में विकास नहीं होगा। सिक्स, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, यानी कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस सिद्धांत पर। थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, नहीं, इसमें शारीरिक रूप से विकास होता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्लेवे मेथड एक टाइप है मेथड ऑफ टीचिंग का, यानी कि प्लेवे मेथड सिर्फ एक तरीका है कि कैसे हम पढ़ा सकते हैं, ये उसका सिद्धांत नहीं है। तो बी भी नहीं होगा। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये बिल्कुल सही है। प्लेवे मेथड हम बच्चों के विकास और उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बेस्ड होता है। हम इससे सीखते हैं कि बच्चे को कैसे अच्छे तरीके से इंगेजिंग उसमें, इफेक्टिव उसमें बच्चों को पढ़ा सके ताकि वो पढ़े भी और वो उसमें इंटरेस्ट भी ले। तो उसका आंसर होगा सी। सेवेंथ आता है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी कि किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, मेंटल डिसऑर्डर से, मैथमेटिकल डिसऑर्डर गणितीय विकास से, पठन विकार से यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर, और बिहेवियरल डिसऑर्डर यानी कि व्यवहारिक विकार से। डिसलेक्सिया जो हमारा होता है वो रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में आता है, पठन विकार से। जो हमारा मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इन लर्निंग डिसऑर्डर्स को आप जरूर याद कर लेना, इससे एक से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए बाकी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट चल गया है, यानी कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट चल गया है, जिसमें हम कहते हैं कि जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनको भी हमें सामान्य रूप बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को कम या छोटा महसूस ना करे, और जब वो बाहरी दुनिया में जाए तो उन्हें वो दुनिया अलग ना लगे। तो इसका आंसर होगा ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या कार्य करता है। शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, नहीं। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नहीं। मेक्स लर्नर थिंकिंग यूनिडायरेक्शनली, एक दिशा में बच्चे को सीखने के लिए प्रस्तुत करता है, नहीं। मल्टी डायरेक्शन होता है यानी कि बहुदिशाई रूप से होता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग न्यू लर्नर्स, यानी कि मोटिवेशन क्या करता है, बच्चों में रुचि पैदा करता है, उनको सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा डी। एट्थ, अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, यानी कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। यानी कि अगर वो कोई गलत काम करे या कोई लोअर लेवल ऑफ वर्क करे तो हम उसे ये कह के नजरअंदाज कर दे कि ठीक है, इसमें न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, ये तो ऐसा नहीं है, तो ए गलत है। हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स,
उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए? नहीं। ट्रीटेड नॉर्मल इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। उसको बाकी सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए ताकि उसे छोटा या असामान्य महसूस ना हो, और उसको उसके अधिगम में उसको विजुअल एड यानी कि सीडीज द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से सीख पाए। तो उसका आंसर होगा सी। 11th, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है ब्लैक बोर्ड का यूज करना। बिल्कुल सही। डिस्कस, बच्चे की रुचि कैसे पैदा करेगा? ब्लैक बोर्ड का यूज करके नहीं। बच्चा अगर टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज ही करता रहेगा तो बच्चा सीखेगा क्या? दूसरा, डिस्कस करना, चर्चा करना। तीसरा, स्टोरी सुनाना, कहानी कहना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब टीचर कहानी सुनाता है तो कोई बच्चे बोर भी हो जाते हैं, जिससे उनमें रुचि नहीं पैदा हो पाती। क्वेश्चंस पूछकर, यानी कि अगर वो थोड़े से उनका ध्यान इधर उधर जा भी रहा हो, आप पढ़ाने के बीच में क्वेश्चंस पूछे ताकि ताकि उनका ध्यान वापस आ जाए, और जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। उन वो ढूंढेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, या मैम क्वेश्चन पूछ लेंगे, सर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, जिससे वो पढ़ने के प्रति प्रेरित होंगे, उनमें रुचि का भी विकास होगा। तो इसका आंसर है डी। 12th, वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल। यानी कि बच्चों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि वो उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, पर सिर्फ फिजिकली ही स्ट्रांग नहीं बनाता, उसके साथ भी वो मेंटली सोशली भी उनको स्ट्रांग बनाता है। इट मेक्स वर्क इजियर फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए काम आसान हो जाता है, नहीं बल्कि उनको तो और देखना पड़ता है कि बच्चों को कहीं लग ना जाए, उनको संभालना पड़ता है। तो बी भी नहीं होगा। हेल्प्स इन पासिंग टाइम, टाइम पास करने के लिए खेलना चाहिए? नहीं। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। यानी कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे, वो सहयोग भी करना सीखेंगे, और उनमें एक फिजिकल बैलेंस भी आएगा, यानी कि उनका शारीरिक विकास भी होगा। तो इसका आंसर होगा डी। 13 है, फैमिली इज अ मीन्स ऑफ। यानी कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या डिस्टेंस एजुकेशन का। तो एजुकेशन की एजेंसियां जो होती हैं, यानी कि साधन होते हैं। पहला आता है इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक, जिसमें हमारा आता है फैमिली, फ्रेंड्स, या आसपास के नेबरहुड, यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी होते हैं, अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं तो वो होते हैं हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक। दूसरा आता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, या कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो हमें फॉर्मल एजुकेशन सीखते हैं, जहाँ हम फॉर्मल होके जाते हैं। तीसरा आता है डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे जो भी आप घर बैठे सीख रहे हैं, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई या शुभारती हो गई, जहां बच्चा दूर से ही सीख रहा है, वो क्लास नहीं जा रहा। तो इसका फैमिली किसका आंसर हो गया? ए। तो इसका आंसर हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। 14, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कैसे कर सकता है? टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, महान व्यक्ति के बारे में बोलकर। महान व्यक्ति के बारे में बोलकर वह बच्चों को प्रेरित कर सकता है किसी चीज के लिए। दूसरा, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, जिससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, पर उनसे सोशल वैल्यूज डेवलप नहीं होगी। बिहेविंग आइडली, वो खुद ऐसा बिहेव करे जिससे बच्चे उससे सीखें कि कैसे उनको सोसाइटी में रहना होता है, कैसा बिहेव करना होता है, क्या सही क्या गलत होता है। तो इसका आंसर होगा सी। 15th, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपनी क्लास में अनुशासन बनाए रखना? नहीं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, पर सबसे जरूरी नहीं है। टू बी पंक्चुअल इन क्लास, क्लास में समानुव्रती होना, ये बिल्कुल सही है, समय से पहुंचना चाहिए, पर वही कि ये सबसे जरूरी नहीं है उसके लिए। टू रिमूव डिफिकल्टीज फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षा का शिक्षा में शिक्षक का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विद्यार्थियों की सारी कठिनाइयों को दूर करे। तो उसका आंसर होगा सी। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी कि श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के वो होते हैं। पहला, श्रव्य साधन, यानी कि ऑडियो एड, जिसमें सिर्फ आवाजें आती हैं, बच्चे को कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि the aid which only includes audio but we cannot
सी द विजुअल, जैसे सीडीज हो गई या रेडियोज हो गए, इनसे सिर्फ आप सुन सकते हैं पर इनसे कोई आप पिक्चर्स नहीं देख सकते। दूसरा आता है दृश्य साधन, जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं पर आप सुन नहीं सकते, जिसमें आता है हमारा ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, कोई मॉडल, डायग्राम, एसेट्रा। तीसरा आता है हमें दृश्य और श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियोस। जो आप जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा है श्रव्य दृश्य साधन। तो ब्लैक बोर्ड किस में आएगा? दृश्य साधन में। 17th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग बिल्कुल सही, सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल सही, आस्किंग क्वेश्चंस बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 18 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड बी, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे? एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, नहीं, उनके जो प्रश्न होता है, सवाल होता है, वो तुरंत सॉल्व करने चाहिए, बल्कि उनको लास्ट में नहीं बुलाना चाहिए। तो इसका ए नहीं होगा। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ ये ठीक है, पर आगे देखते हैं। इनकरेज टू कंटिन्यूइंग आस्किंग क्वेश्चंस, लगातार प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। जब वो जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज्यादा बेहतर सीखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे सीखने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मोंटेसरी ने? तो फ्रॉबेल ने 1980 में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, यानी कि प्रपोज किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा एक फूलों के बगीचे की तरह है, जिसमें जिसे नर्सरी पौधा है, जिसमें नर्सरी देखभाल करके उसे बड़ा करती है, वैसे ही बच्चा एक पौधे की तरह है जिसे एजुकेशन देकर हम एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रॉबेल। अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी इन स्कूल यू विल, यदि एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बच्चे को इग्नोर कर देंगे? नहीं, राइट टू द गार्जियन, अभिभावक को लिखेंगे, लिख सकते हैं, पर आगे देखते हैं। गो टू मीट हिम योरसेल्फ, आप खुद उनसे मिलने जाएंगे और खुद बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की कमियों के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में उनको बताएंगे, ताकि वो स्कूल और बच्चे से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, क्लोज आ पाए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सी। हाउ विल यू ब्रिंग अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड ऑन द राइट पाथ, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? मेक हिम सिट इन द फ्रंट रो एंड कीप अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन हिम, उसको पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे नहीं, इससे बच्चा इंफीरियर महसूस करने लगेगा, उसे लगेगा कि मैडम या सर तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। तो ए नहीं होगा। allocate a seat for him in the corner of the class, उसे कक्षा में कोने में बिठा देंगे, जिससे वो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। उसे लग सकता है कि क्योंकि मैं ज्यादा हाइपर एक्टिव हूँ तो मैम ने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया है। तो बी भी नहीं होगा। गिव हिम टास्क ऑफ क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, उसको टास्क दे देंगे जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करो, डस्टर रख के आओ, कॉपी लेके आओ, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो भी यूज हो जाएगी और बाकी बच्चों को वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा क्लास में। तो इसका आंसर होगा सी। 22. Children's attitude toward persons of different ethnic groups are generally based upon, यानी कि पृथक पृथक समाजित समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। यानी कि जब बच्चा स्कूल में आता है उसको अलग अलग ट्रेडिशंस के, कल्चर्स के, संस्कृति के बच्चे मिलते हैं, तो वो उनसे किस प्रकार इंटरेक्ट करता है, यानी किस प्रकार उनसे मिलता है, वे किस पे बेस्ड होता है। एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट, जैसे वो घर से सीख के आता है वैसा ही वो क्लास में बिहेव करता है, बिल्कुल सही। जैसा हम कहते हैं कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, परिवार बच्चे का पहला स्कूल है। वो जैसे उसके पेरेंट उसके साथ बिहेव करेंगे, उसके साथ व्यवहार करेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, वो वैसा ही सीखेगा। तो जब वो दूसरे बच्चों से मिलेगा वो वही कॉपी करेगा जैसे उसके उसके घर में उसके पेरेंट्स करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? ए। 23. You have been told to accommodate two mentally retarded child in your class. You will. आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? उसको रिफ्यूज कर देंगे कि हम इसको नहीं बैठाएंगे? नहीं। Tell the principal to accommodate them in another class exclusively for mentally retarded children.
प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। प्रिंसिपल लोग कहते हैं कि आप उन्हें उस क्लास में बैठाइए जिसमें इनके जैसे ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम समावेशी शिक्षा पे ध्यान देते हैं। लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट्स, आप टेक्निक सीखेंगे कैसे हम उन्हें पढ़ा सकें, कैसे हम कॉन्सेप्ट उन्हें सिखा सकें। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और एक सही तरीका भी है उनको डील करने का, तो इसका आंसर होगा सी। 24th, अ टीचर हैज टू बी रिसोर्सफुल, इट मीन्स यानी कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उसके पास धन संपदा होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं। ही शुड हैव कॉन्टेक्ट, उसके कॉन्टेक्ट होना चाहिए हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ, उच्च स्तर पे नहीं। ही शुड हैव एडिकेट नॉलेज टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज स्टूडेंट, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों की परेशानियों को, उनके क्वेश्चंस को, उनके सवालों को सॉल्व कर पाए यानी कि हल कर पाए, तो इसका आंसर होगा सी। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, बच्चों में संवेदनात्मक प्रयोजन प्रभावी होता है पर्सनालिटी फॉर्मेशन में, बिल्कुल सही। जैसा बच्चा, अगर बच्चा शुरू से ही गुस्सा दिखाता है या नर्वस होता है तो उसकी पर्सनालिटी में भी दिखता है कि बच्चा नर्वस है, या कभी कह देता है कि कितने गुस्से वाला आदमी है। बी क्लास टीचिंग में जब आप उसे पढ़ाते हैं तब भी वो दिखता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो गुस्से वाला होगा तो वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा, रूड हो जाएगा आपके साथ। डिसिप्लिन में भी दिखता है। यदि बच्चा बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो डिसिप्लिन भी रहेगा। और यही बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है तो वो उतना ही अनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा क्लास में, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 26, द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम दैट, यानी कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। चिल्ड्रन आर सिमिलर टू अडल्ट्स इन मेनी वेज, यानी कि बहुत तरीके से बच्चे पर्याप्त वयस्कों के बारे बराबर होते हैं, यानी कि बच्चे अडल्ट जैसे होते हैं, नहीं। चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग अडल्ट, बच्चों को एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, यंग अडल्ट की तरह नहीं। चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड, चाइल्डहुड एक वेटिंग पीरियड होता है, नहीं। चाइल्डहुड एक यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, चाइल्डहुड एक यूनिक पीरियड होता है उनकी वृद्धि और विकास के लिए, उनमें आने वाले चेंजेस के लिए, तो इसका आंसर होगा डी। 27th क्वेश्चन, इन प्रिपेयरिंग अ 5th ग्रेड क्लास टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि वह टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन, बच्चों को बताना चाहिए कि यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इनको अच्छा करना है। दूसरा, मार्क की क्वेश्चंस फ्रॉम अ प्रीवियस टेस्ट एंड अलाउ द पीपल टू आंसर देम, बच्चों को अपने पहले टेस्ट में से उनके क्वेश्चन मार्क कर देने चाहिए और कह देना चाहिए कि चलो इनका आंसर बताओ, नहीं। कोर्स द बिलो ग्रेड लेवल लीडर्स एज द रेस्ट ऑफ द क्लास विल डू एल एनीवे, सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिनके कम मार्क्स आते हैं और बाकी को सोच लेना चाहिए कि ये तो अच्छे ही हैं, ये तो कर ही लेंगे, नहीं। गिव द पीपल प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चन सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर इन द टेस्ट, अपने बच्चों को उसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने चाहिए जो कि टेस्ट में आने वाले हैं, उसी टाइप के, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो और वो टेस्ट में भी अच्छा कर पाए, तो उसका आंसर होगा डी। A child from a disorganized home will experience the greatest difficulty with, असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब? वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन्स में, सुनिर्मित पाठों में, स्ट्रक्चर्ड लेसन्स में नहीं। इंडिपेंडेंट स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन में, बिल्कुल सही। जब बच्चा घर जाके पढ़ेगा और अगर उसका घर असंगठित होगा यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, पेरेंट्स लड़ते होंगे या पड़ोसी चिल्लाते होंगे, तो उससे उसकी पढ़ने पे भी प्रभाव पड़ेगा, इंडिपेंडेंट स्टडी पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा बी। 29, यू फाइंड अ स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट यू विल, अगर आप देखते हैं छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसे रिमेन प्लीज्ड विद हिम, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, नहीं। नॉट गिव एडिशनल होमवर्क, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, नहीं, और बाकी बच्चों को दे देंगे, ये भी सही नहीं है। मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक प्रोग्रेस, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, बिल्कुल सही। उसे मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए ताकि वो अपने लाइफ में या फिर अपनी पढ़ने में और अच्छा कर पाए, तो इसका आंसर होगा सी। 30, इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन मूड टू स्टडी इन द क्लास यू विल, अगर कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनको जबरदस्ती करेंगे कि पढ़ो, नहीं। बी टेल दोज स्टूडेंट टू लीव द क्लास, उन्हें कहेंगे कि आप क्लास से बाहर निकल जाओ, ये भी सही नहीं है।
We warn them that they must study or else we will report the matter to the principal. आप उन्हें वार्न करेंगे कि या तो सुधर जाओ या मैं प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत कर दूंगी। नहीं, टेल देम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट और योर ओन सब्जेक्ट। उन्हें कुछ रुचि उनमें रुचि जागृत करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के लिए, या कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है, उन्हें रुचि है। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो आज के लिए इतना ही। 2011 के पेडागोजी के हमने सारे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल एक वीडियो आएगी मैथ्स और ईवीएस में जिसमें हम 2011 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। So share and like and subscribe my channel. Thank you teachers.